साल 2012 में एक रियल एस्टेट एजेंट था जो सुर्खियां बटोर रहा था। एक सनसनीखेज आरोप लगाया गया था एक ऐसे शख्स पर जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मैं बात कर रहा हूं सीजेआई सूर्यकांत की। उस रियल एस्टेट एजेंट ने कई खुलासे किए। बताया कि जज सूर्यकांत ने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डीलिंग्स में हिस्सा लिया है जहां जमीन की असली कीमत को तो कम दिखाया गया है, लेकिन करोड़ों रुपए की डील्स कैश में की गई है। एक जज के लिए यह कोई हल्का फुल्का इल्जाम नहीं था और कहानी इसी एक आरोप पर आकर खत्म नहीं होती है। 2017 में पंजाब की एक जेल से एक कैदी फिर शिकायत भेजता है। इस शिकायत में वो 8 ऐसे केसेस की लिस्ट देता है जिसमें सुनवाई खुद सूर्यकांत ने की थी और कैदी का दावा था कि बेल दिलवाने के लिए रिश्वत ली गई थी। ये ऐसा इल्जाम था जो किसी भी न्याय व्यवस्था की बुनियाद हिला सकता था, किसी भी जज के करियर का आखिरी अध्याय लिख सकता था। लेकिन हुआ क्या? आज सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। मैं सूर्यकांत ईश्वर की शपथ लेता हूं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सारी शिकायतें जिन पर जांच होनी चाहिए थी, जिनके जवाब तय होने चाहिए थे, कॉलेजियम की मेज पर सालों से धूल खाती रहीं और सूर्यकांत 2018 तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज के तौर पर काम करते रहे। अक्टूबर 2018 आते आते उन्हें उनके काम का रिवॉर्ड मिल गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इस देश में किसी पर शिकायतें जितनी गंभीर होंगी उससे उतना बड़ा प्रमोशन मिलेगा। बेचारा लेखपाल 6000 की रिश्वत ले रहा था, नौकरी से हाथ धो बैठा। सोचता होगा काश कोई बड़ा घोटाला किया होता तो या तो प्रमोशन मिलता या देश से बाहर लंदन में रहने को मिल जाता। चीफ जस्टिस के फर्श से अर्श तक जाने की पूरी कहानी हमारी न्याय व्यवस्था की असली तस्वीर बयां कर रही है। और क्या है वो कहानी? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। एक कहानी है जो हमें उस दौर में ले जाती है जब एक नौजवान वकील हरियाणा के हिसार की अदालतों में फाइलें उठाए दलीलें तैयार करता फिरता था। साल था 1984, नाम था सूर्यकांत। यहीं से उनके कानूनी सफर की शुरुआत होती है, लेकिन समय रहते रहते क्या नहीं हो सकता, धीरे धीरे उनका कद भी बड़ा हो रहा था। साल आया 2000। एक आम सा वकील अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में राज्य का एडवोकेट जनरल बना दिया जाता है। एक बेहद ताकतवर पोस्ट जहां से कानून, राजनीति और सत्ता के गलियारों की असल तस्वीर साफ दिखाई देने लगती है। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और बड़े नेताओं के साथ दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। 4 साल तक इस कुर्सी पर बैठने के बाद उसी कोर्ट में सूर्यकांत को जज के तौर पर प्रमोट भी कर दिया जाता है। जीवन बहुत शानदार और आलीशान चल ही रहा होता है कि साल आ जाता है 2012। उस वक्त सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सिटिंग जज हुआ करते थे। अगस्त 2012 में चंडीगढ़ का एक बिजनेसमैन सतीश कुमार जैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SH कपाड़िया को एक खत भेजता है। इसमें लिखा होता है कि जज सूर्यकांत ने उससे लिए गए पैसों का भुगतान नहीं किया है और करीब 7 करोड़ 63 लाख रुपए की टैक्स इवेजन की कोशिश की है। टैक्स इवेजन यानी टैक्स चोरी। जैन ने 4 अलग अलग प्रॉपर्टीज की सेल्स डीड्स भी अपने खत के साथ लगा दी थी, जिन्हें वो मार्च 2010 से मार्च 2011 के बीच सूर्यकांत के लिए खरीदता और बेचता रहा था। यानी कागजात, सिग्नेचर्स, रकम सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में दर्ज था। अब वो वक्त था जब अदालत की कुर्सी पर बैठे एक सिटिंग जज का नाम सीधा एक बिजनेसमैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलिंग्स में सामने आ रहा था। अगले महीने यानी 11 सितंबर 2012 जैन की शिकायत भेजने के लगभग 3 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से एक चिट्ठी जैन के घर पहुंचती है। उसमें लिखा था, कंप्लेंट तब तक एंटरटेन नहीं की जा सकती जब तक वह वेरीफाइबल मटेरियल और एक प्रॉपर एफिडेविट के साथ न हो, और वह भी 4 हफ्तों के अंदर अंदर। ठीक 6 दिन बाद जैन पूरी कंप्लेंट एक एक डिटेल के साथ, यानी सेम ट्रांजैक्शन, सेम पेमेंट्स, सोर्न एंड साइंड एफिडेविट में बदलकर सुप्रीम कोर्ट को भेज देता है। वो एफिडेविट आज भी मौजूद है, उसकी कॉपी द कारवां के पास है और ये रिपोर्ट भी द कारवां की है। जैन ने अपनी शिकायत में कहा था, जज सूर्यकांत खुद उसके पास आए थे। उन्होंने उससे कहा था कि वो उनकी 3 प्रॉपर्टीज की रेनोवेशन संभाल ले। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में उनका सरकारी मकान, सेक्टर 16 में एक 2 कमरों वाली प्रॉपर्टी है और पंचकुला में फैला हुआ 15 एकड़ का फार्म हाउस भी है। जैन के मुताबिक इन तीनों जगहों की मरम्मत, सुधार और रिनोवेशन पर करीब 19 लाख रुपए खर्च हुए थे और जैन के हिसाब से जज साहब ने एक भी पैसा नहीं दिया। सितंबर में दाखिल किए गए अपने सोन एफिडेविट में जैन ने एक अहम बात जोड़ी। शिकायत दर्ज होने के बाद कांत ने उसे 6 लाख रुपए दे दिए थे, यानी जो महीनों तक नहीं दिया गया वह शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही अचानक चुका दिया गया था।
ये विवाद अभी तक सिर्फ रेनोवेशन के पैसे न देने का था, लेकिन जैन ने सीजीआई के पास अपनी सबमिशंस में उन 4 प्रॉपर्टीज की भी लिस्ट दी थी जिन्हें उसने सूर्यकांत के लिए खरीदा था और बेचा भी था। 2 प्रॉपर्टीज जैन ने जज साहब की तरफ से खरीदी थी और 2 दूसरी प्रॉपर्टीज उसने जज साहब के लिए बेची भी थी। हर एक डील के साथ उसने सेल डीड्स भी पेश किए थे, यानी कागजात। और सबसे गंभीर बात यह थी कि इन चारों प्रॉपर्टीज की कीमत कागज पर कुछ और दर्ज थी, जबकि असली रकम उससे कहीं ज्यादा थी। जैन के अनुसार हर डील में एक कीमत जो डॉक्यूमेंट्स में दिखाई जाती थी ताकि टैक्स का बोझ कम लगे, और दूसरी असली रकम जो कैश में दी जाती थी और ली जाती थी, उसमें ना स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, ना इनकम टैक्स का कोई हिसाब रहता था। मतलब पूरी प्रॉपर्टी चेन खरीद से लेकर बेचने तक ब्लैक मनी की परतों में लिपटी हुई लग रही थी। जैन के एफिडेविट में दर्ज है कि मार्च 2010 में सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था। सूर्यकांत ने खुद उससे कहा कि वह उनकी एक बेनामी प्रॉपर्टी बेच दे। यह प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश में कुमारहट्टी में नाहन रोड पर एक फार्म हाउस था और असल मालिक सूर्यकांत ही थे, जैसा जैन ने बताया है। इस फार्म हाउस की असली कीमत 2 करोड़ 32 लाख रुपए थी, लेकिन सेल डीड में यानी कागज पर यह फार्म हाउस सिर्फ 13 लाख रुपए में बेचा गया दिखाया गया है। लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए कागज से गायब कर दिए गए। जैन के अनुसार ये रुपए कैश में लिए गए और कैश में दिए गए। एफिडेविट में जैन ने एक साफ लाइन लिखी है, द सेड अमाउंट वॉज हैंडेड ओवर टू द ऑनरेबल जज। यानी अप्रैल 2011 में जज साहब एक और प्रॉपर्टी बेचते हैं। अब पंचकुला में 441 स्क्वायर मीटर्स का एक रेजिडेंशियल प्लॉट, कागजों में यह प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए में बेचा गया दिखाया गया, लेकिन जैन कहते हैं कि असल में सौदा 3 करोड़ 10 लाख रुपए में हुआ था। यानी लगभग 1 करोड़ 60 लाख का लेन देन कैश में हुआ जो सूर्यकांत को मिला। यानी वही तरीका एकार, वही मॉडस ऑपरेंडी। जैन लिखते हैं कि जज साहब ने उससे कहा कि वो दिल्ली में एक घर ढूंढे जो दिखने में शानदार हो और पॉश इलाके में हो। जैन साहब निकल पड़े। जैन साहब ने दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक ग्रेटर कैलाश वन में एक 285 स्क्वायर यार्ड्स का हाउस ढूंढ लिया। ये घर उस वक्त जयपुर की रॉयल फैमिली की प्रिंसेस दिया कुमारी के नाम पर था, जो बाद में 2013 में बीजेपी में शामिल हो गई थी। आखिरकार यह घर सितंबर 2010 में खरीद लिया गया। इसकी असली कीमत जैन के एफिडेविट के मुताबिक थी 3 करोड़ 50 लाख, लेकिन कागजों पर सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए लिखे गए। बाकी 2 करोड़ रुपए कैश में दिए गए और यह कैश जैन के अनुसार जज साहब की पत्नी खुद दिया कुमारी के घर जाकर देकर आई थी। यह घर महारानी बाग नई दिल्ली में था और जैन कहते हैं कि वो खुद कांत की पत्नी के साथ गए थे ताकि सेल डीड पर हस्ताक्षर हो सकें और सौदा पूरा हो सके। कहानी अब उस तीसरी जमीन के सौदे की तरफ मुड़ रही थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में 190 स्क्वायर यार्ड्स की एक प्रॉपर्टी घर 3 करोड़ 8 लाख में खरीदा गया, जबकि सेल डीड में इसकी कीमत सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए दिखाई गई। बाकी 1 करोड़ 83 लाख रुपए कैश में दिए गए, जो किसी सरकारी दस्तावेज में नजर नहीं आते हैं, न किसी रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं। जैन जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लेंट के साथ लगाते हैं, वे इस सौदे को और उलझा देते हैं। उन्हीं अटैचमेंट्स में 2 अलग अलग सेल डीड्स मिलती हैं, दोनों चंडीगढ़ वाली प्रॉपर्टी की, दोनों अलग अलग तारीखों की, एक मार्च 2011 की, एक अप्रैल 2011 की। पहली सेल डीड में प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ 8 लाख रुपए लिखी होती है, ठीक वही रकम जो जैन एक्चुअल कंसिडरेशन बताता है कोर्ट को। दूसरी सेल डीड में कीमत 1 करोड़ 45 लाख रुपए लिखी होती है, यानी वो कागजी वैल्यूएशन जो जैन कहता है कि कम करके दिखाई गई। इन दोनों दस्तावेजों का मौजूद होना कहानी को थोड़ा धुंधला कर देता है। ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि इस प्रॉपर्टी के मामले में असली ट्रांजैक्शन क्या था। क्या 2 अलग वैल्यूएशंस इंटेंशनली तैयार की गई हैं? क्या किसी वजह से एक डीड बदली गई है? क्या कोई दूसरा कारण था जिसकी वजह से 2 कीमतें दर्ज हुई? या फिर क्या जैन की कहानी का यह हिस्सा जितना मजबूत नहीं है जितना दिखाई देता है, जितना उनके बाकी आरोपों में दिखाई देता है? अब आता है सर्कल रेट, यानी वह सरकारी कीमत जो किसी इलाके की ज़मीन के असली और न्यूनतम वैल्यू को बताती है। ये वही कीमत है जिससे समझ आता है कि कागज़ पर किसी प्रॉपर्टी को कितना ज़बरदस्त अंडर वैल्यू किया गया है। सूर्यकांत जिन 2 प्रॉपर्टीज़ को खरीदते हैं, दिल्ली का ग्रेटर कैलाश और चंडीगढ़ का सेक्टर 18, ये दोनों अपने अपने शहर के सबसे महंगे और सबसे पॉश इलाके होते हैं। इन इलाकों में ज़मीन की कीमतें हमेशा आसमान पर रहती हैं और सर्कल रेट कभी भी कम नहीं होता है। ऐसे में यदि कोई सेल डीड बहुत कम रकम दिखा दे तो वह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। सितंबर 2010 में जब सूर्यकांत ने दिल्ली का GK1 वाला खरीदा था घर, उस वक्त सर्कल रेट 1.25 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर था। इस रेट से उस प्रॉपर्टी का जो असली मूल्य होता है वो लगभग 3 करोड़ रुपए बनता है, यानी वही रकम जो जैन ने एफिडेविट में बताई है। लेकिन कागजों पर कीमत दर्ज की गई सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए, जो आधी से भी कम है।
चंडीगढ़ वाली सेक्टर 18 की जो प्रॉपर्टी थी उसमें उस समय सर्कल रेट लगभग 3,49,000 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड चल रहा था और प्रॉपर्टी थी 190 स्क्वायर यार्ड्स। सरकारी रेट के हिसाब से इस घर की कीमत लगभग 6 करोड़ 63 लाख रुपए बनती है, लेकिन कागजों पर यह कीमत या तो 1.25 करोड़ दिखाई गई या 1.25 करोड़। अब जैसा कि जैन द्वारा लगाए गए 2 अलग अलग डीड्स दिखाते हैं, यानी यह सौदा सर्कल रेट से 4 से 5 गुना कम पर कागज में दर्ज किया गया था। जैन अपनी शिकायत के आखिरी में एक सीधी और आग की तरह जलती हुई लाइन लिखते हैं, ऑनरेबल जज कई बार ऐसे तरीकों से काम कर चुके हैं जिनसे टैक्स से बचा जा सके। उन्होंने लगभग 7 करोड़ 63 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी इवेड की है और इनकम टैक्स भी। जैन की शिकायत को 5 साल बीत चुके थे कि अचानक एक और मोड़ कहानी में आया, जिसे पंजाब का शो कहते हैं नार्कोटिक्स। पटियाला की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद एक कैदी सुरजीत सिंह सुप्रीम कोर्ट को शिकायत भेजता है। सुरजीत आरोप लगाता है कि जज सूर्यकांत ने NDPS एक्ट के मामलों में बेल देने के बदले रिश्वत ली है। उसने यह भी कहा कि सूर्यकांत का भाई, उनका भतीजा और 2 वकील सभी टाउट्स की तरह काम करते थे, यानी आरोपियों से पैसे लेकर जज तक मैसेज और मनी पहुंचाते थे। सुरजीत की शिकायत में 8 स्पेसिफिक केसों की लिस्ट थी। अक्टूबर 2015 से फरवरी 2017 तक के वो केस जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी की ड्रग्स के साथ पकड़े गए लोगों को सूर्यकांत ने बेल दे दी थी। पंजाब जो पहले ही ओपियोइड एपिडेमिक से टूट चुका है, जहां नशे की वजह से गांव उजड़ते हैं, परिवार बर्बाद होते हैं और युवा पीढ़ी मौत की तरफ धकेली जाती है, उस राज्य में NDPS एक्ट के बेल आदेशों पर रिश्वतखोरी का आरोप सिर्फ एक लीगल मिसकंडक्ट नहीं बल्कि एक सामाजिक अपराध बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने न तो जैन की शिकायत पर कोई जांच करवाई और न ही सुरजीत सिंह के आरोपों पर। नतीजा ये कि जस्टिस कांत आराम से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच पर बैठे रहे। 14 साल चंडीगढ़ में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसकी भी कहानी है। कॉलेजियम ने जब सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश भेजी थी तो सिर्फ 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज A.K. गोयल ने खुलकर कहा था कि उन्हें कॉलेजियम का फैसला मंजूर नहीं और उनकी नज़र में मित्तल ज़्यादा योग्य थे। इसके बावजूद सूर्यकांत को कुर्सी मिल गई। मित्तल यानी A.K. मित्तल सूर्यकांत से 4 साल ज़्यादा सीनियर थे। कैरवा में छपी अतुल देव की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के कुछ ऐसे सदस्य जिनके पास इन घटनाओं की फर्स्ट हैंड जानकारी थी, उन्होंने बताया कि अप्रैल 2017 में A.K. मित्तल को दिल्ली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन वह तब नहीं हुआ क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज S.S. सारण, जो मित्तल और सूर्यकांत दोनों से सीनियर थे, उनकी सेवा अवधि बस कुछ ही महीनों में खत्म होने वाली थी। कहा गया कि मित्तल का नाम कुछ महीनों बाद भेजा जाए ताकि सारण का सम्मान बना रहे, यानी प्रोटोकॉल का हवाला देकर प्रमोशन को थोड़ा टाल दिया गया। लेकिन जैसे ही सारण रिटायर हुए, सितंबर 2017 में कॉलेजियम ने सीनियरिटी के इस विचार को उतना गंभीरता से नहीं लिया और 10 जनवरी 2018 की एक मीटिंग में कॉलेजियम ने सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एलिवेशन देने का निर्णय ले लिया। उस समय कॉलेजियम में दीपक मिश्रा, गोगोई, जस्ती चेलमेश्वर और कुरियन जोसेफ शामिल थे। हालांकि जोसेफ का नाम 10 जनवरी वाली मीटिंग्स के मिनट्स में नहीं था, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। एक पूर्व उच्च न्यायपालिका के सदस्य, हाईकोर्ट के सदस्य जो उस समय कॉलेजियम का हिस्सा थे, वो बताते हैं कि गोगोई और सिकरी ने मित्तल के नाम पर जोर देकर आपत्ति जताई थी और उसे अप्रूव करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे चाहते थे कि सूर्यकांत आएं। एक और हाईकोर्ट के सदस्य ने बताया कि गोगोई और सूर्यकांत के बीच काफ़ी नज़दीकियां बन गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज A.K. गोयल ने मिश्रा को एक और पत्र लिखा जिसमें उन्होंने सूर्यकांत के प्रमोशन का विरोध किया। 12 जनवरी को लिखे अपने पत्र में A.K. गोयल ने मिश्रा को साफ साफ लिखा, मैं इस प्रस्ताव के साथ सम्मानजनक रूप से असहमत हूं। गोयल ने सूर्यकांत की प्रॉपर्टी के विवाद को भी याद दिलाया। उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि सूर्यकांत द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टीज की इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट्स निकाली जानी चाहिए ताकि असली कीमत और कागज पर दिखाई गई कीमत का फर्क पता चल सके। इसके अलावा गोयल ने सूर्यकांत की बाकी शिकायतों को भी याद दिलाया जो भ्रष्टाचार और जातिवाद से जुड़ी थी। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि जातिवाद, कास्टिज्म संबंधी शिकायत फाइल नंबर 36 वॉल्यूम 2 पेज नंबर्स 393 से लेकर 399 तक में है, जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्फिडेंशियल फाइलों का हिस्सा है। फिर भी 3 अक्टूबर 2018 को जब गोगोई ने CJI के रूप में शपथ ली, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस घोषित कर दिया। लेकिन इस बीच क्या क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
एकमात्र दिखाई देने वाला बदलाव यह था कि कॉलेजियम की कमान बदल गई थी। गोगोई सीजीआई बने जो सूर्यकांत के करीबी माने जाते थे। भ्रष्टाचार, अंडर वैल्यूएशन, कैश डील्स, बेल्स में रिश्वत और कास्टिज्म की शिकायतें, ऐसे तमाम आरोप लगे जो कभी सिद्ध नहीं हुए। फाइलें बंद पड़ी रहीं और आज सूर्यकांत जी भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। धन्यवाद।